हेलो व्यूवर्स। आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स को शायद ही क्यूज गेम के बारे में पता होगा और मुझे नहीं लगता कि कभी आपने इसे खेला भी होगा। इसलिए आज का वीडियो इसी क्यूज गेम पर बेस्ड है दोस्तों। और मैं आपको इस वीडियो में पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इस क्यूज गेम को आप खेल सकते हैं, क्या रूल्स है इसके और किस तरह से हम इसे एक्सेल में कोड करेंगे। इन पूरी चीज़ों को पूरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम है दोस्तों सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस प्लस आपके गेम से रिलेटेड वीडियोस प्लस आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। और साथ ही इन फाइलों के डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड फाइल जो एक्सेल फाइल है वो आपको मिल जाएंगे, जिसे आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्यूज गेम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये गेम है क्या। ठीक है, क्यूज गेम में सबसे पहले मैं 3 डॉट को प्लेस करूँगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ब्लैक 3 डॉट प्लेस मैंने किया है और ये इस तरह से मैंने प्लेस किया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। ठीक है, और मैं इन 3 डॉट को मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3। आप चाहे तो ABC भी दे सकते हैं या फिर बिना डी का भी दे सकते हैं। खैर जोक था ये। आपको नाम इस तरह से देना है कि कंप्यूटर उस नाम को समझ सके। 1 2 3 चूँकि नंबर है और कंप्यूटर नंबर को बड़ा आसानी से समझ लेता है, इसलिए मैंने 1 2 3 तीनों ब्लैक डॉट को मैंने नाम दे दी। ठीक है, अब मैं इस ट्रायंगल के सेंटर में एक डॉट को मैं प्लेस करूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि रेड डॉट को मैंने ट्रायंगल के कहीं भी रैंडमली मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब मैं जो 1 2 3 ब्लैक डॉट है इनमें से किसी भी एक नंबर को मैं चूज़ करूँगा। मान लीजिए मैंने 2 नंबर को मैंने चूज़ किया, तो ये 2 नंबर से लेकर रेड डॉट तक के डिस्टेंस का बिल्कुल सेंटर में, जो भी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, उसके सेंटर में मैं एक डॉट को फिर से प्लेस करूँगा। देखेंगे आप स्क्रीन पे कि रेड डॉट जो सेकंड रेड डॉट है मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया। अब फिर से मैं 1 2 3 में से फिर से मैं रैंडमली किसी एक नंबर को चूज़ करूँगा। मैंने एक नंबर को मैंने चूज़ किया है। ठीक है, एक नंबर को मैंने चूज़ किया। अब एक नंबर से लेकर जो सेकेंड रेड डॉट है उन दोनों के बीच का बिल्कुल सेंटर में मैं एक और डॉट को मैं प्लेस करूँगा। और इस तरह से मैं इस गेम को मैं प्रोसेस करता जाऊंगा। सेम प्रोसेस को मैं फिर से करूंगा। इस बार कंप्यूटर ने 3 नंबर को चूज़ किया है और 3 नंबर से लेकर जो थर्ड रेड डॉट है इन दोनों के बीच के बिल्कुल सेंटर में फिर से उसने लेटेस्ट एक रेड डॉट को प्लेस किया। और इस प्रोसेस को मैं कई बार रिपीट करूँगा, और कई बार रिपीट यानी कि मैं इसे 10,000 टाइम तक मैं रिपीट करूँगा। यानी 10,000 डॉट इस ट्रायंगल के बीच में कहीं भी रैंडमली प्लेस होगा, जो कि कैलकुलेशन बेस पे प्लेस होगा बिल्कुल हाफ में। ठीक है, और इसे मैं 10,000 टाइम तक रिपीट करने के बाद मैं देखूंगा कि एक जो आपका ट्रायंगल है वो सेंटर में बन चुका है। इस रूल को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 3 डॉट के बेस पे। ठीक है, सेकेंड आपका कोई भी एक रैंडम एक डॉट को उस ट्रायंगल के अंदर में प्लेस करेंगे, जैसा कि मैंने रेड डॉट को प्लेस किया था। थर्ड वर्टिक्स, रैंडमली मैं वर्टिक्स को चूज़ करूंगा, यानी कि 1 2 3 में से किसी भी नंबर को मैं रैंडमली चूज़ करूंगा और उस रैंडमली नंबर से लेकर रेड डॉट तक के डिस्टेंस के बिल्कुल सेंटर पर मैं एक नेक्स्ट डॉट को फिर से प्लेस करूंगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट करता जाऊँगा। रिपीट करने के बाद आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपका ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आपका डॉट डॉट बेस पे आपका ये बन गया है ना। हमने कोई इसे लाइन बेस पे मैंने इसे कोई ट्रायंगल मैंने नहीं बनाया, ये डॉट बेस पे ऑटोमेटिक बना है। ठीक है, तो इस गेम को हम इस तरह से खेलेंगे। और अब मैं इस गेम को एक्सेल में कैसे कोड करूँगा, अब आप देखिए इसे। एक एक्सेल फाइल मैंने ओपन कर लिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं अब हेडिंग्स लिख लेता हूँ
सॉरी वाई एक्स और वाई, ठीक है। और मैं अब एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट पे मैं गया, स्क्रैटल पे गया और स्क्रैटल विथ ओनली मार्क्स चार्ट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। सीट पे मैंने चार्ट को अप्लाई कर दिया है। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसे थोड़ा सा मैं कलरिंग करूँगा। सेंटर में कलर रहेगा ब्लैक, ठीक है, ओके। अब इस चार्ट में मैं सीरीज ऐड करूँगा। चार्ट डेटा रेंज में कुछ नहीं देना चाहता, मैं एक सीरीज ऐड करूँगा। सीरीज नेम मैं दे देता हूँ, सॉरी पॉइंट्स, ओके। और एक्स सीरीज वैल्यू मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली, ठीक है। सेकेंड का भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली अभी, ठीक है। इससे मैं ओके करता हूँ, ओके। एक और सीरीज़ मैं ऐड करूँगा जो कि रहेगा डॉट के लिए, जिसे मैं सी और डी पे प्लेस करूँगा, ठीक है। सी और डी मेरा जो रैंडमली मैं रेड डॉट प्लेस करूँगा उसके सीरीज़ के लिए मैंने एक्स और वाई मैंने लिखा है। और ए बी जो है जिसके थ्रू डॉट ब्लैक डॉट जो कि प्लेस होते जाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं ओके करता हूँ, अभी आगे मैं और अच्छे समझाऊँगा। इसे भी ओके करते हैं। हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, लाइंस की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे एक्चुअली जो सीरीज़ नहीं सॉरी जो आपका एक्सिस है, अभी मैं वाई एक्सिस को करेक्ट कर रहा हूँ। इसे मैं -20 करूँगा, मिनिमम मैक्सिमम मैं 20 जाऊँगा, ओके। और डिफरेंस जो है 1 का मैं लूँगा, ठीक है। अब सेकेंड जो मैं एक्स आपका एक्सिस है इसे करेक्ट करूँगा। इसे भी सेम मैं मिनिमम -20 लूँगा, मैक्सिमम 20 लूँगा और डिफरेंस जो रहेगा वो 1 का रहेगा, ठीक है। इसे मैं ओके करता हूँ, ओके। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जो चार्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो 20/20 का मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिससे यहाँ पे है ना। और जो सेंटर है मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने से आपका जो रुकिए अभी समझ में आ जाएगा। इसे थोड़ा सा मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। मैंने एक्सिस को दूसरा कलर कर दिया ताकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चार्ट ले लिया, ओके। अब मैं 2/7 कुछ भी डाल देता हूँ ताकि मैं रेड डॉट को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकूँ। यानी कि ये स्क्वायर में है, अभी मैं मार्कर को चेंज करूँगा, सर्कल में लूँगा और इसके साइज़ को मैं 3 करूँगा, ओके, ठीक है। तो ये मेरा रेड डॉट छोटा और राउंड पे हो गया। उसी तरह से ए और बी के सीरीज़ में भी मैं जो मार्कर है ये एक्चुअली ब्लू कलर में आ रहा है, तो इसे मैं चेंज करूँगा। सबसे पहले तो मार्कर ऑप्शन में जाके इसके मार्कर को मैं राउंड करूँगा और इसे मैं 3 करता हूँ। और मार्कर फील को मैं सॉलिड फील वाइट से करूँगा। जो ब्लू है अभी इसे मैं अभी वाइट करूँगा। और मार्कर कलर जो लाइन कलर है, यानी कि मुझे लाइन नहीं चाहिए, एक डॉट से लेकर दूसरे डॉट के बीच में जो लाइन बनेगा इसके थ्रू वो मुझे लाइन नहीं चाहिए, तो उस लाइन को मैं नो करता हूँ ताकि लाइन वो ना बनाए, ठीक है। तो इस तरह से अपना डॉट भी प्लेस हो गया, लेकिन इसका जो रेंज है वो मैं इंक्रीज़ करूँगा। इसलिए मैं सेलेक्ट डेटा में जाता हूँ, वापस पॉइंट में एडिट करूँगा। इसके रेंज को मैं 32,000 तक मैं इंक्रीज़ करूँगा, 32,000 तक इंक्रीज़ करूँगा 2 से लेकर, ठीक है। इसे मैं ओके करता हूँ और इसे भी ओके करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ
ओके, अब एक्सिस की भी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसे भी मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, वाई एक्सिस को डिलीट कर देते हैं और एक्स एक्सिस को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो पैटर्न हो पूरी तरह से क्लियर विजिबल हो। ठीक है, अब मैं कोड विंडो ओपन करता हूँ जिसमें हम कोड लिखेंगे। ओके, तो मैं एक नया मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ, इस पे अब हम कोड लिखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और अब इसमें हम कोड लिखना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब केओस मैंने सब्जेक्ट दे दिया, टाइटल दे दिया केओस। ओके, अब हमें क्या करना है, अभी इसमें अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसे भी डिलीट कर देता हूँ अभी। ओके, ठीक है, सबसे पहले मुझे 3 डॉट को ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पे 3 जगह पे प्लेस करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्लेस करने के लिए मुझे सेल का एड्रेस देना होगा जहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करना है, यानी A2। सबसे पहला A2 सेल पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, फिर B2 सेल पे मैं वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले A2 सेल का वैल्यू को पुट करते हैं। A2 सेल में क्या वैल्यू पुट करूँगा कि पहला डॉट मैं पुट करूँगा। कैसे, मैं कॉस थीटा लूँगा, वर्कशीट फंक्शन डॉट रेडियंस। ओके, मैं सबसे पहला डॉट जो है 90 डिग्री एंगल पे मैं प्लेस करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं 90 डिग्री में लिखता हूँ। और मेरा जो चार्ट है 20x20 का है, तो इंटू मैं 20 करूँगा, यानी सर्कल का जो साइज रहेगा वो 20 है। तो इस वजह से मैं जो मेरा जो डॉट है वो परफेक्टली एकदम 90 एंगल पे है, तो इसके लिए मैं 20 लूँगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा इधर करते हैं, नहीं इधर ना करके मैं इसे थोड़ा सा जूम को कम करता हूँ। ठीक है, ओके, और अब सेम मैं y वैल्यू के लिए मैं B2 सेल पे मैं डेटा पुट करूँगा, लेकिन कॉस ना होकर यहाँ पे साइन होगा। ठीक है, ये साइन और कॉस का जो कैलकुलेशन है ये किस बेस पे मैं उस पर डेटा पुट कर रहा है, इसके लिए मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है, काफ़ी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जिसमें मैंने एक सर्कल किस तरह से आप डेवलप करेंगे एक चार्ट पे, और उससे रिलेटेड मेरे काफ़ी वीडियोस उस पर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे तो मैंने कॉस और साइन थीटा का इस्तेमाल मैंने क्यों किया है। ठीक है, और इसमें मैं आपको सीधा मैं डॉट प्लेस करके बताऊँगा कि कैसे ये कैलकुलेशन काम करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला A2 और B2 सेल पे मैंने डेटा पुट किया 90 डिग्री एंगल पे। ओके, उसी तरह से मुझे सेकेंड डॉट भी पुट करना है, यानी कि सेकेंड डॉट मेरा A3 सेल पे, और y एक्सिस के लिए B3 सेल पे मेरा वैल्यू पुट होगा, जिसमें जो एंगल रहेगा वो मैं 360/3 अगर करूँ तो 120 प्लस करते जाऊँगा, 90 + 120 यानी 210 पे ये वैल्यू सेकेंड डॉट आपका पुट होगा। और थर्ड डॉट मेरा A4 सेल और B4 सेल पे जाएगा, x और y, और ये जो एंगल पे जाएगा ये आपका 210 + 120 यानी 330 एंगल पे जाएगा। इसे मैं आपको F8 प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली क्या वैल्यू पुट कर रहा है ना। F8 मैंने प्रेस किया। सबसे पहले A2 सेल हमारा A2 सेल पे ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा के बेस पे जो वैल्यू पुट होगा वो 0 हुआ, और y की वैल्यू मेरा B2 सेल पे पुट हुआ था, जिसके बेस पे आप देखेंगे कि चार्ट पे 90 डिग्री एंगल जो कि आपका टॉप एंगल रहता है यहाँ पे एक डॉट प्लेस हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर मैंने F8 प्रेस किया तो A3 और B3 सेल पर सेकेंड डॉट उसने प्लेस किया, जो कि एक्यूरेट आपका 210
डिग्री पे है। ये एक्चुअली एक सर्कल है दोस्तों, ये एक सर्कल है जिस पे आपका 90 डिग्री पे पहला डॉट प्लेस हुआ और 210 डिग्री पे सेकेंड डॉट प्लेस हुआ और थर्ड डॉट आपका इस पे अगर मैं 120 एंगल प्लस करूँ तो यानी 330 पर थर्ड डॉट प्लेस करेगा। यानी इसे मैं F8 प्रेस करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि 330 पर आपका थर्ड डॉट प्लेस हो गया। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है आपका, ठीक है। तो इसके बेस पे आपका 3 डॉट मैंने प्लेस कर दिया, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा डायनेमिकली करूँगा। कैसे करूँगा उसे आप देखिए। इसे मैं लूप बेस पे मैं इसे प्रोसेस करूँगा। तो इसे मैं लूप बेस में कैसे प्रोसेस करूँगा, फॉर आई मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इससे अगर मैं लूप बेस पे करना चाहूँ तो मेरा कोड थोड़ा सा कम हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे लूप में चलाऊँगा 2 आपका 4 तक चला गया। यहाँ पे वैल्यू देखिए 2 से 4 तक वैल्यू पुट हुआ है, तो यानी 2 से लेकर 4 तक वैल्यू मैं इस लूप को चलाऊँगा और इस लूप के अंदर मैं कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को पुट करते जाऊँगा सेल बाय सेल। तो सेल बाय सेल पुट करने के लिए मैं इसे डायनेमिकली रेंज का इस्तेमाल करूँगा। डायनेमिकली रेंज का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे ए एंड आई से कनेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, ताकि ये हर लूपिंग के साथ आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। इंक्रीज़ होते साथ ही रेंज जो आपका सेल वैल्यू है वो 1/1 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 2 होगा तो यानी A2 सेल पे जो वैल्यू मैं पुट करूँगा वो पुट होगा आपका सेम ये वैल्यू, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू मैं पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डिग्री जो 90 ले रहा हूँ, 90 न लेके यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंगल इक्वल टू 90, ओके। और इस वेरिएबल को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूँ, ओके। सेम इसी तरह से मैं y वैल्यू को मैं b पे प्लेस करूँगा और ये जो है cos 9 के साइन होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसे मैं एक बार समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है दोस्तों। फॉर लूप में जब पहले i की वैल्यू 2 होगा तो यानी A2 सेल पे जो वैल्यू पुट होगा वो आपका cos थीटा के अकॉर्डिंगली एंगल क्या है हमारा 90, तो 90 सेम सबसे पहला जो वैल्यू है वो पुट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लूप में जब आएगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगा। जब 3 होगा तो A3 सेल पे जो वैल्यू पुट होना चाहिए वो होना चाहिए 210, यानी कि यहाँ पे एंगल बढ़ना चाहिए 120 से। तो इसे मैं एंगल इक्वल टू एंगल प्लस 120 करता हूँ, ताकि जब वो सेकेंड लूप में आए तब एंगल की वैल्यू प्लस 120 से बढ़ जाए, तब वो आपका 210 हो जाएगा। और थर्ड में जब आई की वैल्यू 4 होगा तो आपका यहाँ पे 120 फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं इस लूप को भी एक बार चेक कर लेता हूँ, इसे हाइड कर देते हैं इसे कोड में, ठीक है। अब इस लूप को मैं एक बार ट्रेस करता हूँ कि क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। इसे थोड़ा साइड करते हैं, F8 प्रेस करता हूँ। सबसे पहले डेटा को वो क्लीन करे, तो क्लीन करने के लिए मैं A2 से लेकर B32,000 तक का डेटा को डॉट क्लियर कंटेंट्स करें, क्लियर कंटेंट्स ठीक है, डॉट क्लियर कंटेंट्स करें। अब इस कोड को भी टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों कि ये परफेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं F8 प्रेस करता हूँ। सबसे पहले सब रूटीन से उसने स्टार्ट किया, A से लेकर B32,000 तक के डेटा को क्लीन किया। तो डेटा देखिए स्क्रीन पे क्लीन हो चुका है और डॉट्स भी हट गए हैं।
अब एंगल जो अपना वेरिएबल है उस पर 90 उसने स्टोर कर दिया। अब लूप में वो इंटर किया, आई की वैल्यू उसने सबसे पहले 2 कैप्चर किया। 2 आई की वैल्यू 2 होने से हमारा जो पहला जो सेल जो रेंज है वो A2 जो सेल है उस पर अब डेटा पुट होगा, ठीक है, जिसपे कि 90 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 90 है। मैं इसे थोड़ा सा और करीब करता हूँ, 90 है तो इससे मैं F8 करता हूँ तो सबसे पहले x की वैल्यू पुट हो गया, फिर y की वैल्यू पुट हो गया, ठीक है। अब एंगल जो कि जिसके अकॉर्डिंगली आपका सबसे पहला जो डॉट प्लेस हो गया, ओके। अब एंगल की वैल्यू सेकेंड पे आपका 210 होना चाहिए, तो जिसके लिए मैंने थर्ड लाइन एंगल इक्वल टू एंगल प्लस 120, तो एंगल पे मैंने 120 ऐड किया, जिसके ऐड होने से आपका जो अब एंगल है वो 210 हो गया, ओके। फिर सेकेंड लूप में आई की वैल्यू 3 हो गया, तो अब A3 सेल पे वो वैल्यू पुट करेगा 210 के रेडियस के थ्रू आपका कॉस थीटा की वैल्यू x कॉलम पे, है ना। अब ये y की वैल्यू भी पुट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो सेकेंड डॉट है जो कि 210 डिग्री पे है, वो देखिए आपका सेकेंड डॉट भी प्लेस हो गया। अब वैसे ही आपका थर्ड डॉट भी सेम आपका 330 डिग्री एंगल भी प्लेस होगा। इसे देखिए आप स्क्रीन पे कि थर्ड डॉट भी आपका एक्यूरेट आपका सही जगह पे प्लेस हुआ, जिसके थ्रू आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका लूप परफेक्ट वर्क कर रहा है, ओके। तो शुरू के जो लूप था इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये लूप आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक रैंडमली डॉट को प्लेस करना है जो कि रेड डॉट होगा। उसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर एक आपका रेड डॉट प्लेस हो चुका है। आप चाहे तो कोड के थ्रू भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैंने यहाँ सेल के थ्रू ही मैंने डायरेक्ट डेटा को डाल दिया, ओके। अब क्या करना है कि मुझे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डॉट में से कोई भी रैंडमली डॉट को चूज़ करना है। रैंडम डॉट चूज़ करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा, चूज़ डॉट मैंने वेरिएबल लिया और इस पे मैं वर्क सीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे मैं वैल्यू मेरा पहला दूसरा और तीसरा डॉट का जो मैं नाम, जैसे कि मैंने बताया था कि एक नाम दूंगा मैं, तो नाम यानी कि मैं नंबर का इस्तेमाल करूंगा। नंबर कैसे, आपका ध्यान देंगे कि पहला दूसरा और तीसरा जो वैल्यू है, जो डॉट की जो वैल्यू वो 2, 3 और 4 सेल पे प्लेस हुआ है, यानी कि मेरा जो नाम होना चाहिए पहले डॉट का वो 2, फिर सेकंड का 3 और 4, यानी 2, 3, 4 के बेस पे मैं चलूँगा। तो यहाँ पे 2 से लेकर 4 तक का जो नाम है 2, 3, 4 उसके बीच के कोई भी रैंडमली नाम को यानी 2, 3, 4 वैल्यू को वो पिक करेगा, ठीक है, रैंड बिटवीन फॉर्मूला के थ्रू, जो कि अपना चूज डॉट जो वेरिएबल है उस पर स्टोर करेगा, ठीक है, ओके। स्टोर करने के बाद अभी क्या करना है मुझे, जैसे ही वो स्टोर करेगा, यानी कि मैं फिर से इसे लूप को चलाता हूँ, मैं प्रोसेस करते करते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही फास्ट हो गया, 1 मिनट, ठीक है। 3 डॉट को वो प्लेस कर दिया, ओके। अब वो चूज डॉट वाले लाइन पे आया, लेकिन अभी प्रोसेस में हुआ नहीं, अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आगे के लाइन को मैं लिख लूँ, है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही वो कोई डॉट को चूज़ करे, 2, 3, 4 में से किसी भी डॉट को वो चूज़ करे, उस डॉट से लेकर रेड डॉट तक के डिफरेंस, यानी उस डॉट से लेकर रेड डॉट तक के डिफरेंस के सेंटर में डॉट को प्लेस करें, है ना। तो वो डॉट कौन सा होगा, चूज डॉट यानी 2 से लेकर 4 तक का डेटा, यानी कि रेंज। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, रेंज ए एंड चूज डॉट
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये एक्चुअली मैं 3 जो डॉट है इसमें से जो भी डॉट वो चूज़ कर रहा है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेल के थ्रू मैं कैप्चर करूँगा, उठाऊँगा, ठीक है। तो वो जो डॉट है 3 डॉट में से कोई भी एक डॉट चूज़ करेगा, उस डॉट से लेकर रेड डॉट के सेंटर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि दोनों डॉट को +/2 करना होगा, यानी कि इसे मुझे प्लस करना होगा x की वैल्यू से, यानी जो मेरा डॉट है रेड डॉट की वैल्यू क्या है, C2 और D2 है, ठीक है। तो यानी रेड डॉट की वैल्यू C2 है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि C2 नहीं, ऐसा नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे मुझे वैल्यू को पहले डिफाइन करना होगा। मैं इस लूप को पहले क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मुझे पहले डिफाइन करना होगा। डिफाइन क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा को मुझे लेना होगा। C2 की वैल्यू आएगा x इक्वल टू C2 की वैल्यू कैप्चर करेंगे हम, सॉरी, फिर y पे हम कैप्चर करेंगे D2 की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं C2 जो कि अपना रेड डॉट का x वैल्यू है, तो x वैल्यू को मैं प्लस करूँगा। जैसे मैंने बताया कि दोनों को मैं प्लस करूँगा। अगर सेंटर पॉइंट निकालना है तो पहले डॉट और दूसरे डॉट की दोनों की वैल्यू को प्लस करूँगा और /2 करूँगा। तो दोनों को मैं प्लस करूँगा और /2 करूँगा, ठीक है। और इस वैल्यू को मैं वापस x पे स्टोर करूँगा। क्या कर रहा हूँ इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसे लिख लूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेम मैं y की वैल्यू को भी उसी तरह से मैं लिखूँगा y, और y में आपका v की वैल्यू स्टोर होगा व्यू, ठीक, ओके, ठीक है। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, F8 में प्रेस करता हूँ। पहला डॉट उसने प्लेस कर दिया, दूसरा डॉट अब उसने प्लेस कर दिया, और अब तीसरा डॉट उसने प्लेस कर दिया, ठीक है। और अब रैंडमली तीनों डॉट में से कोई एक डॉट को उसने चूज़ किया। कौन सा डॉट उसने चूज़ किया, सेकेंड डॉट को उसने, सेकेंड नंबर डॉट। सेकेंड नंबर डॉट मतलब ये पहला मेरा डॉट है, क्योंकि इसका नाम मैंने सेकेंड दिया है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी पहला डॉट उसने चूज़ किया। अब इस पहला डॉट प्लस रेड डॉट /2 मैंने किया है। पहला डॉट मतलब रेंज A2 से लेकर चूज 2, यानी ये जो वैल्यू है आपका पहला डॉट 0 है। पहला डॉट प्लस x की वैल्यू मेरी क्या है, 3 है। दोनों को टोटल करने के बाद मैंने 2 किया है, जिसकी वैल्यू को मैंने वापस से x पे स्टोर किया है। क्यों किया है कि हर टाइम मेरा जो x की जो वैल्यू है, जो कि रेड डॉट है, वो लेटेस्ट रेड डॉट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो x की वैल्यू लेटेस्ट रेड डॉट को वो कैप्चर करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने x की वैल्यू में ही वापस से स्टोर कर दिया। सेकेंड को भी मैंने y की वैल्यू वापस से स्टोर मैंने कर दिया। लेकिन इसे मैं वापस से लेता हूँ। आगे इस वैल्यू को मैं सेल पे प्लेस भी करूँगा, है ना। तो सेल पे प्लेस करने के लिए सबसे पहले मुझे ब्लैंक सेल को कैप्चर करना होगा। कौन सा ब्लैंक सेल है, 5th रो को मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो एंड रो को मुझे फाइंड आउट करने के लिए A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो +1। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। इससे मैं नेक्स्ट ब्लैंक सेल को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा एंड रो, ठीक है। एंड रो
यानी कि A5 पे मैं जो स्टोर करूँगा, सबसे पहले x की वैल्यू स्टोर करूँगा और फिर मैं y की वैल्यू स्टोर करूँगा B रो पे। ठीक है, इस लूप को मैं ऑफ करता हूँ, फिर से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, इसे मैं ब्रेक पॉइंट दे देता हूँ और मैं लूप को फास्टली करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका लूप का जो पहला स्टेज है जिसमें कि डॉट को प्लेस करना था वो डॉट प्लेस हो गया है। अब मैं F8 प्रेस करके आपको आगे दिखाता हूँ। उसने चूज़ क्या किया है, सब थर्ड नंबर डॉट को उसने चूज़ किया, यानी कि 2 3, यानी सेकेंड डॉट को उसने चूज़ किया। सेकेंड डॉट की वैल्यू क्या है, -17 है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट कर रहा है। एक्स और वाई के सेंटर पॉइंट को उसने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, डेटा को मैंने स्टोर कर दिया। अब एक्स और वाई पे जो डेटा स्टोर हुआ है उसको मैं अब सेल पर मैं प्लेस करूँगा। तो अब मैं सेल पे जब मैं प्लेस कर रहा हूँ तो आप ध्यान देंगे कि सेकेंड डॉट और रेड डॉट के बीच में सेंटर में आपका जो फोर्थ डॉट है वो प्लेस हो गया है, यानी कि ये कोड आपका अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस आपका हर बार हो, इसके लिए मुझे इस कोड को भी लूप में रखना होगा। प्रोग्राम को दोस्तों रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे अब मैं लूप में रखूँगा। तो ब्रेक पॉइंट को मैं हटाता हूँ पहले। ठीक है, लूप में रखने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर j = 1 to 10,000 तक मैं इस लूप को चलाऊँगा। ठीक है, 10,000 तक चलाते हैं। ओके, और इससे जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मैंने उस कोड को लिख दिया। ओके, ठीक है, मैं इस लूप को चला रहा हूँ 10,000 तक मुझे चलाना है, न कि 1,000, 10,000 तक। ठीक है, ओके, इसे थोड़ा सा कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कोड को रन करूँगा और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ होता है। ठीक है, इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। इसे मैं अब क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपका डेटा देखिए ध्यान से, आपका स्टोर होते जा रहा है AB कॉलम में और उसके बेस पे 10,000 तक अभी डेटा वो स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद आप ध्यान देंगे कि आपका जो चार्ट है इस पे एक पैटर्न ड्रॉ होगा। अरे ये पैटर्न 3 पार्ट में क्यों ड्रॉ हो गया, ये तो नया हो गया। एक 3 पार्ट में क्यों ड्रॉ हो गया, 3 पार्ट में क्यों ड्रॉ हो गया, ये क्या हो गया। 1 मिनट, इसे तो क्यों हुआ ऐसा। 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। जी 1 से लेकर 10,000 तक वो सिर्फ लूप को चलाएगा। ठीक है, चूज डॉट 1 मिनट, 2 से लेकर 4 तक वो रैंडमली नंबर को चूज़ करेगा। ठीक है, रैंडमली नंबर मतलब 3 डॉट 2 3 4 को वो करेगा। 2 3 4 को उसने चूज़ किया। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू स्टोर करता जा रहा है। एक्स है ना, एक्स ए और बी, A1 इसे B1 करना पड़ेगा क्या मुझे। यस, यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ रहा है, मुझे इसे B1 करना है क्या। अब मैं दोबारा इसे रन करके देखता हूँ। डेटा क्लीन किया दोस्तों पहले, फिर वो वेरिएबल पे डेटा स्टोर करने के बाद AB पे उसने पूरा डेटा 10,000 तक डेटा को डालेगा। वो डालने के बाद अब जो पैटर्न आएगा वो क्या पैटर्न आएगा देखते हैं। ओके, फाइनली प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया। ये एक्चुअली जो B सेल है, B सेल पे डेटा जो स्टोर कर रहा था वो उसे जो
रो फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था। ब्लैंक रो फाइंड आउट होने के लिए मुझे 20 सेल पे से फाइंड आउट करना था कि कौन सा सेल ब्लैंक है, ठीक है। इस वजह से वो आपका पैटर्न 3 पार्ट में दिख रहा था। अब ये फाइनली आपका ये जो पैटर्न है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ड्रॉ हो गया है। ये सभी डॉट बेस पे आपको ड्रॉ हुआ है। तो आपका ये जो केओस गेम है ये आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अभी यहीं पे एंड नहीं है। अभी आगे और भी मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मीन्स दोस्तों कि क्या ये रूल अदर शेप पर भी काम करेगा, यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल पर इस रूल को अप्लाई करूं तो क्या मुझे उस रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल मिल पाएंगे। इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कोड में चेंज करना होगा, क्योंकि सबसे पहले ये 3 डॉट को प्लेस कर रहा था, कैसे 2 से लेकर 4 तक। तो इसे मैं सबसे पहले डायनेमिकली करूँगा। डायनेमिकली यानी मैं n ले लेता हूँ, n की वैल्यू 3 दे देता हूँ, है ना। और n की वैल्यू 3 से मतलब है कि ये मेरा n शेप नंबर मैं दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहला ट्रायंगल है जिसको मैंने 3 नंबर दिया है। इसे मैं n+1 करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 2 से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए 2, 3, 4, 5 तक जाना चाहिए। जब मैं 3 शेप का इस्तेमाल यानी ट्रायंगल जब बनाऊँगा तो ये जो वैल्यू है आपका 4 तक चलेगा। उसी तरह से इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। आपका जो यहाँ पे जो चूज डॉट होगा ये 2 से लेकर 4, इसे भी मुझे रैंडमली करना होगा, यानी n+1 करना होगा। ये डायनेमिकली मैं किया, ठीक है। और n की वैल्यू मैं कहीं और प्लेस कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, है ना, यहाँ पे हो गया। इसे ऐसा करने का रीज़न ये है कि अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊँगा, ठीक है। कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू को मैंने चेंज किया, अब 1+ कर दिया यानी 4, यानी कि ये अब रेक्टेंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा इसे ध्यान दीजिए। मैं इसे रन करता हूँ। रन करते साथ ही जो मेरा पहला कोड है, पहला कोड के अकॉर्डिंगली उसने 4 डॉट प्लेस किया। कहाँ कहाँ किया इसे भी आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे नहीं सॉरी 3 डॉट ही उसने प्लेस किया। क्यों 3 डॉट प्लेस किया, 4 डॉट उसने क्यों नहीं प्लेस किया? क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी 120 किया, यहाँ पर भी मुझे डायनेमिकली इस्तेमाल करना, यानी 160 ऑब्लिक एन करना होगा। पहले वो ऑलरेडी मैंने उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेकिन इसे भी डायनेमिकली करना होगा, ताकि मैं अगर 4 डॉट प्लेस करूँ तो 4 इक्वली डिस्टेंस में वो प्लेस करे डॉट। अब ये कोड सही है, इसे मैं अब रन करके दिखाता हूँ। ब्रेक पॉइंट मैंने डाल दिया बीच में, ये मैं रन करता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि 4 डॉट उसने परफेक्टली आपका ए और बी कॉलम में प्लेस कर दिया। प्लेस होते साथ ही आप देखेंगे कि मैंने 90 डिग्री एंगल से स्टार्ट किया था, तो पहला डॉट 90 डिग्री एंगल पे, इतनी 90 एंगल पे उसने परफेक्टली 90 प्लस करते हुए उसने परफेक्टली 4 डॉट को प्लेस कर दिया, ठीक है। 90, सेकेंड आपका 180, थर्ड आपका 270 और फोर्थ आपका 360, ठीक है। तो 4 डॉट उसने प्लेस किया, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट जो लूप है आपका, वो आपका क्या करेगा, अब इक्वली हाफ डिस्टेंस पे वो डॉट को प्लेस करेगा। तो इसे भी मैं ब्रेक पॉइंट को हटा के अब डायरेक्ट मैं इसे लूप को रन करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या ये रूल जो कि अब तक ट्रायंगल में फॉलो परफेक्टली कर रहा था, क्या वो रेक्टेंगल पर भी फॉलो करेगा। देखते हैं क्या पैटर्न ड्रॉ करता है वो। इक्वली वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर पॉइंट के बीच में। तो देखिए आप, वो रूल रेक्टेंगल पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसे मैं बताता हूँ। काफ़ी प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो मैं डिवाइड 2 से कर रहा हूँ, 2 से न करके मुझे 2.3 से करना होगा।
मैंने सिर्फ चेंज क्या किया दोस्तों, यहाँ पे -2 के बजाय -2.3 मैंने किया है। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ। अब कोड को रन करने के बाद अब जो पैटर्न ड्रॉ होगा वो आप देखिए क्या पैटर्न ड्रॉ होता है। अब देखिए पैटर्न अब आपको इस चार्ट पे विजिबल होने ही वाला है। अब देखिए जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही पैटर्न अब ड्रॉ हुआ, यानी कि अब मैं अगर रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो उस रेक्टेंगल के अंदर भी आप ध्यान दीजिए कि छोटे छोटे रेक्टेंगल भी बने हैं। तो क्या अब ये रूल मैं अगर पेंटागन पे इस्तेमाल करूँ, क्या पेंटागन पे भी ये अप्लाई होगा? तो मुझे जस्ट n को 5 करना होगा और अब मैं फिर से कोड को रन करके देखता हूँ क्या पेंटागन पे भी 2.3 एप्लीकेबल होगा कि 2 एप्लीकेबल होगा। इसे भी देख लेते हैं। 2.3 अगर मैं करूँ प्रोसेस तो क्या पैटर्न ड्रॉ होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मैं पेंटागन शेप पे ट्राई कर रहा हूँ इस रूल को, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पेंटागन पे ये रूल फॉलो हो रहा है, 2.3 फॉलो हो रहा है। इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि अब मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप शेप देख पा रहे हैं, शेप नंबर जिसे कि मैं n से इंडिकेट कर रहा हूँ और डिवाइड में कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो शेप था मेरा ट्रायंगल था, जिसे मैंने शेप नाम दिया था 3, जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। और नेक्स्ट मैं अगर आगे शेप नंबर को इंक्रीज करता जाऊँ, यानी कि नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगल को मैंने 4 नंबर दिया क्योंकि 4 डॉट प्लेस कर रहा हूँ। फिर पेंटागन है क्योंकि 5 डॉट प्लेस होंगे, हेक्सागन 6 डॉट प्लेस होंगे, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, ठीक है। और साइड में आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड मैंने किया है। डिवाइड जो मैंने किया है आप ध्यान देंगे कि मैंने 0.3 से इंक्रीज किया है। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल को 2 से डिवाइड किया है, रेक्टेंगल को 2.3 से डिवाइड किया है, जो कि जस्ट 0.3 मैंने इंक्रीज किया है। उसके बाद में पेंटागन को मैंने 2.6 से डिवाइड किया है, जो कि जस्ट 0.3 से मैंने इंक्रीज किया है। अगर आगे बढ़ते जाऊं मैं तो आप ध्यान देंगे कि मैंने 0.3 से इंक्रीज किया है डिवाइड करने के लिए हर आगे की शेप। और इसमें अगर मैं कोई फॉर्मूला को मैं अप्लाई करना चाहूँ कि कोई कॉमन फॉर्मूला हो जिसके थ्रू ये मेरा जो कोड है वो परफेक्टली वर्क करे, तो वो कॉमन फॉर्मूला ये रहा। कॉमन फॉर्मूला ये है कि इक्वल टू 1.7 प्लस ब्रैकेट में 0.3 इंटू n-2। ये एक कॉमन फार्मूला मैंने क्रिएट किया है जिसके थ्रू ये फार्मूला आपका हर शेप में परफेक्टली डिवाइड का जो कैलकुलेशन है वो आपका लेके आएगा। तो मैं इस रूल को आपको फॉलो करता हूँ। अगर मैं इस रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूँ, यानी शेप में आगे डेकागन से आगे अगर बढ़ता जाऊँ, तो क्या ये डिवाइड रूल आगे फॉलो होगा? परफेक्टली फॉलो होगा दोस्तों, बल्कि ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये रूल बिल्कुल फॉलो होगा। तो मैं इस रूल को ही अब अप्लाई करता हूँ। देखते हैं, चलिए अब इस रूल को अप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे अब मैं एक डिवाइड वेरिएबल लूँगा। जैसे मैंने बताया था कि 1.7 प्लस मैं करूँगा किससे? 0.3, ठीक है। लेकिन 0.3 प्लस होगा किससे? प्लस होगा n-2 से। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, क्या है ये, ठीक है। n मेरा शेप नंबर है, ठीक है। n मेरा शेप नंबर है। सबसे पहले मान लीजिए मैंने इसे 3 किया, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 से करता हूँ, ठीक है। और इस डिवाइड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये डिवाइड होगा। डिवाइड का कैलकुलेशन पहले आएगा। डिवाइड
वेरिएबल पे स्टोर होगा और वो वैल्यू फिर आगे कैलकुलेट होके स्टोर होगा मेरे एक्स और वाई वैल्यू पे। ठीक है, तो डिवाइड में कैसे कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। सबसे पहला ट्रायंगल में मुझे पता है कि मेरा जो डिवाइड होगा 2 से वो परफेक्टली मेरा काम करेगा। तो 2 इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले n-2 करूँगा, यानी कि जो मेरा सेम रहेगा वो 3 है, 3 - 2 1 है, 1 मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.3 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 + 1.7 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसे मैं अगर 4 करता हूँ, ध्यान दीजिए शेप में, अगर अब मैं कौन सा शेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रायंगल शेप रेक्टेंगल शेप इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें पॉइंट मेरे 4 पॉइंट प्लेस होंगे। ठीक है, इसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 - 2 = 2 होगा, 2 × 0.3 यानी 0.6 ऐड हो जाएगा 1.7 पे, मतलब 6 जब ऐड होगा तो 2.3 हो जाएगा वो। ठीक है, इसे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने रन कर दिया प्रोग्राम को, देखते हैं ये रूल परफेक्टली फॉलो होते हैं नहीं, यानी कि आपका रेक्टेंगल पे अभी मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूँ, बाकायदा मैंने जो फार्मूला क्रिएट किया है उस फार्मूला के थ्रू। तो देखते हैं ये फॉलो होता है कि नहीं परफेक्टली। ध्यान दीजिए परफेक्टली ये रेक्टेंगल पे वर्क किया, यानी कि मैं अगर इसे 3 करता हूँ तो ये रूल मेरा परफेक्टली ट्रायंगल पर भी अप्लाई करेगा, यानी कि डिवाइड का जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक वो होगा। देखते हैं ट्रायंगल पर भी परफेक्ट वर्क करना चाहिए, यानी कि डिवाइड आपका 2 तो आ ही रहा है, वो होगा ऑटोमेटिक, क्यों नहीं होगा। परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं पेंटागन पर भी ट्राई करूंगा, यानी कि मैं इसे अब 5 करता हूँ, फिर मैं रन करता हूँ। पेंटागन पर भी परफेक्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है 0.3 से मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, जो कि इस फॉर्मूला के थ्रू परफेक्ट वर्क करेगा। यस, देखिए पेंटागन पर भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, यानी कि मैं अगर शेप को मैं इंक्रीज करता जाऊं और अब आगे हेक्सागन पर भी ट्राई करते हैं क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों जो मेरा कोड है, सबसे पहले पॉइंट को वो प्लेस करेगा, यानी 6 मैंने दिया तो 6 पॉइंट को पहले वो प्लेस करेगा। देखिए परफेक्टली आपका हेक्सागन पर भी वर्क कर रहा है, यानी कि मेरा ये फॉर्मूला जो परफेक्ट वर्क करेगा हर शेप पे वो परफेक्ट वर्क करेगा। इस कैलकुलेशन के थ्रू आपका जो डिवाइड का जो कैलकुलेशन है वो 0.3 से इंक्रीज करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल पे मेरा (2 करेंगे, है ना, और उसके बाद अगर आपका शेप का साइज 1/1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो 0.3 से आप डिवाइड भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन परफेक्ट वर्क करेगा। मैं अगर इससे आगे मैं डायरेक्ट 10 करता हूँ, डेकागोन ही बोलते हैं, डेकागोन, तो क्या इस पर परफेक्ट वर्क करेगा, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं। 10 देखिए दोस्तों, देखिए डेकागोन शेप भी उसने परफेक्टली इस फॉर्मूला के थ्रू उसने बनाया है। और गौर अगर करेंगे आप तो ध्यान दीजिए कि चार्ट में जैसे ही मैं शेप को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, शेप साइज को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, आपका जो शेप जो क्रिएट हो रहा है पैटर्न वो सेंटर की ओर सिमटता जा रहा है। ध्यान दीजिए कि पहले जो ट्रायंगल था, फिर रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, ये सब आपके धीरे धीरे क्या है कि मैं इसका जो डिवाइड पॉइंट है मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सेंटर की ओर सिमटता जा रहा था। यानी कि मैं जैसे ही शेप और आगे बढ़ते जाऊँगा तो ये सेंटर की ओर और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि
ये सेंटर क्यों न सिमटे, तो आप यहाँ इनटू जो 20 है इस पर भी ऐसा कैलकुलेशन इस्तेमाल कीजिए कि अगर ये n का साइज आप बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी उतना ही पॉइंट इंक्रीज हो, जिससे ये जो आपका जो सर्कल साइज है, एक्चुअल में ये एक सर्कल पे ही बन रहा है, सर्कल साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो पैटर्न है वो आपका बड़ा होगा, जिसकी वजह से वो पैटर्न आपका फिक्स इस चार्ट के अकॉर्डिंगली रहेगा और आपको वो परफेक्ट विजिबल होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारा ये वीडियो द चेयर्स गेम पे बेस्ड है और साथ ही मैं आपके साथ ये विकिपीडिया पेज भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए चेयर्स गेम से रिलेटेड विकिपीडिया पेज है जिसमें आपको कई सारे शेप बने हुए दिखेंगे और साथ ही आप देखेंगे कि उस शेप को किस तरह से बनाया गया है, उसका क्या रूल फॉलो किया गया है, उस शेप के नीचे दिया गया हुआ है। देखिए किस तरह से अलग अलग पैटर्न के डिफरेंट टाइप के आपके शेप आप देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू बनाया गया है। तो आप भी अपना खुद का इस तरह का कुछ कैलकुलेशन करके एक अपना खुद का पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी या ये वीडियो अच्छा लगा होगा या मेरा चैनल पे जो भी वीडियोस आप देखते हैं वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक थंब मेरे मोटिवेशन को 100 गुना बढ़ा देता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिफरेंट टाइप के कंटेंट के साथ, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन या डिफरेंट टाइप का कोड लेके आऊँगा और साथ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। धन्यवाद।